स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का 8वां पार्ट है पी ब्लॉक एलिमेंट्स में 8th पार्ट। लेकिन ग्रुप 15 में अगर हम लोग देखें नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में, तो आज ये तीसरा लेक्चर होगा। ठीक है, और आप लोगों का व्यू देख करके बहुत अच्छा लगता है और बड़े ईमानदारी से आप लोग देख रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, ये देखकर बहुत खुशी होती है। तो स्टूडेंट्स फिर स्टार्ट करते हैं और इसमें आज हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। स्टूडेंट्स यहां पर अगर हम लोग देखें तो ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस हम लोग देख रहे हैं। तो ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस में कई पॉइंट्स हम लोग थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करें। जैसे फास्फोरस फाउंड्स ए नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड्स, बहुत ज्यादा फास्फोरस क्या करता है, ऑक्सो एसिड्स का फॉर्मेशन करता है। और इस ऑक्सो एसिड्स में अगर हम लोग देखें तो जो फास्फोरस होगा वो टेट्राहेड्रली सराउंडेड होगा अदर एटम से, टेट्राहेड्रली सराउंडेड होगा अदर एटम से। जैसे एक ये भी ऑक्सो एसिड्स है, फास्फेनिक एसिड, यही चीज हमने वहां पर बनाया है। ये फास्फेनिक एसिड है या हाइपोफास्फोरस एसिड। तो ये फास्फेनिक या हाइपोफास्फोरस एसिड को अगर ध्यान से देखें तो फास्फोरस के अलावा जो अदर एटम्स हैं वो टेट्राहेड्रली उसके चारों तरफ क्या होते हैं, सराउंडेड होते हैं। ये एक खास बात होता है ऑक्सो एसिड्स में। आगे हम लोग देखें कि जो फास्फोरस है उसमें एटलिस्ट जो है कि एक पीओ बॉन्ड जरूर होगा। अगर ऑक्सो एसिड्स है फास्फोरस का तो एक पीओ बॉन्ड होगा और एक कम से कम पीओएच बॉन्ड होगा। तो ध्यान दें कि एक पीओ और कम से कम एक पीओएच बॉन्ड, ठीक है, पीओ या पीओएच बॉन्ड कम से कम एक होगा ही होगा। आगे हम लोग देखें कि इसकी जो बेसिसिटी होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ ओएच बॉन्ड। सो बेसिसिटी कहने का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ रिप्रेसेबल H प्लस आयन। किसी भी एसिड का बेसिसिटी क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ H प्लस आयन, रिप्लेसेबल H प्लस आयन। जैसे यहां पर अगर इसकी बेसिसिटी अगर देखें तो ये कितना H प्लस लॉस कर सकता है, तो जितना OH बॉन्ड रहेगा उस OH बॉन्ड को तोड़ दीजिए और उस OH बॉन्ड को तोड़ने से जितना H प्लस मिलेगा उतना उसकी क्या होगी, बेसिसिटी होगा। तो यहां पर OH बॉन्ड एक है तो इसकी बेसिसिटी क्या मानी जाएगी, 1। तो यहां पर अगर हम लोग देखें कि जितना मतलब OH बॉन्ड रहेगा उतना ही उस ऑक्सो एसिड की क्या होगी, बेसिसिटी होगा। तो बेसिसिटी के लिए आप सीधे कॉन्सेप्ट ये बना लें कि टोटल नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन। ठीक है, तो अब आगे हम लोग पॉइंट को अगर देखें तो पीएच बॉन्ड जो होगा ऑक्सो एसिड में वो आयोनाइज नहीं होगा। जैसे यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये पीएच बॉन्ड है या ये पीएच बॉन्ड है, या यहां पर देखें ये जो पीएच बॉन्ड है ये आयोनाइज नहीं होगा, मींस ये बॉन्ड कदापि नहीं टूटेगा। वही बॉन्ड टूटेगा जो ऑक्सीजन एटम से डायरेक्टली जुड़ा होगा। जैसे ये है, ये बॉन्ड टूट जाएगा, लेकिन ये बॉन्ड नहीं टूटेगा। इस बात को ध्यान देंगे, आयोनाइज नहीं होगा। आगे हम लोग अगर देखें द एसिड्स विच कंटेन्स पीएच बॉन्ड हैव स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। जिसके पास जितना ज्यादा पीएच बॉन्ड होगा उसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी उतना ही ज्यादा होगा। जैसे यहां पर H3PO2 में, या हम इसको कहें फास्फेनिक एसिड या हाइपोफास्फोरस एसिड भी इसको कहते हैं, तो इसमें जो पीएच बॉन्ड है इसमें ज्यादा है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं क्या, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, या ग्रेटर रिड्यूसिंग एजेंट हमने लिखा है। तो यहां पर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्रेटर या स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर, तो यहां रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से ये बिहेव कर रहा है, एग्जांपल आप देख सकते हैं। आगे हम लोग ये बात जरूर ध्यान देंगे कि 2H एटम्स आर बॉन्डेड डायरेक्टली टू फास्फोरस। फास्फोरस एटम
which impart reducing character to the acid in H3PO2। यहां पर इस बात को ध्यान देंगे कि दो हाइड्रोजन एटम जो है कि फास्फेनिक एसिड में डायरेक्ट जुड़ा है, जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। क्लियर? तो ये पार्ट हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। यहां पर स्टूडेंट्स हम लोग देखें अगला पॉइंट्स ऑक्सो एसिड्स में, कि ऑक्सो एसिड्स जो भी हैं, अगर उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट अगर +3 है तो वो जनरली क्या करता है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है। डिसप्रपोर्शनेशन का मतलब है कि जिनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जिस स्पीसीज का दोनों हो, उसी को हम बोलेंगे डिसप्रपोर्शनेशन। जिस रिएक्शन में एक ही स्पीसीज का ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी। तो यहाँ पर एक हमने एग्जांपल ले लिया। तो जनरली जो ऑक्सो एसिड्स होंगे और जिनका जिस मतलब फास्फोरस का उस कंपाउंड में अगर फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है तो वो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा। आगे हम लोग अगर देखें कि ऑन द एलिमिनेशन ऑफ 1O या एक वाटर 1O और H2O फॉर्म फास्फोरस एसिड्स, प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे, हाइपो या मेटा। कहने का मतलब ये है कि अगर ऑक्सो एसिड्स में से अगर हम एक ऑक्सीजन निकाल लें, ठीक है, फास्फोरस एसिड जैसे हम अगर मान लें ऑक्सी एसिड्स, तो उसमें से एक ऑक्सीजन निकाल लें या तो एक वाटर निकाल लें। ऑक्सीजन निकालेंगे तो वहां पर प्रीफिक्स हम हाइपो यूज करेंगे, अगर वाटर निकाल दिए तो मेटा यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल ले लिया, यहाँ ऑक्सीजन निकाल लिए तो हाइपोफास्फोरस एसिड और वाटर निकाल दिया मेटाफास्फोरिक एसिड, है ना। तो स्पीसीज में से अगर O और H2O निकल रहा है तो ये हम प्रीफिक्स यूज करेंगे। आगे अगर हम लोग देखें कि ऑन द एलिमिनेशन ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स, पायरो प्रीफिक्स यूज। यहां पर अगर 1 वाटर मॉलिक्यूल अगर हम एलिमिनेट कर रहे हैं तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, पायरो प्रीफिक्स यूज करेंगे। आगे हम लोग अगर देखें कि P फॉर्म्स 2 टाइप्स ऑफ ऑक्सो एसिड। फास्फोरस 2 तरह के ऑक्सो एसिड्स बनाते हैं, एक तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला और एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। लो वाले को फास्फोरस एसिड और हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाले को फास्फोरिक एसिड कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हमने ले लिया H3PO2, ये लो वाले का मतलब है कि +1 +3 शो करे, ये लो ऑक्सीडेशन स्टेट है। हाई वाला +4 और +5 है, जैसे H3PO4। ये 2 तरह के ऑक्सो एसिड्स बनाएंगे। तो ये जरा प्रीफिक्स हम लोग इस बात को ध्यान देंगे कि कौन सा प्रीफिक्स हम यूज करेंगे। अब आगे हम लोग ये देखते हैं कि ये जो फास्फोरस ऑक्सो एसिड्स हैं और हाई और लो के बन रहे हैं, उनके क्या स्ट्रक्चर होंगे और नाम क्या होंगे, मतलब फार्मूला क्या होंगे। तो जरा आगे हम लोग देखें। तो स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें, ये ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस है, यहाँ पर सभी ऑक्सो एसिड्स के नाम दिए हैं, ये सारे फार्मूले हैं, ये ऑक्सीडेशन स्टेट है और उनकी बेसिसिटी है और नंबर ऑफ OH आयन उसमें कितना प्रेजेंट है। जैसे हम लोग अगर देखें तो ये लो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैं, लो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैं, और ये हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ग्रुप हैं। तो ये हायर ऑक्सीडेशन वाले हैं, ये लोअर ऑक्सीडेशन, यानी ये अस वाले हैं और ये इक वाले हैं। तो यहां पर अगर हम लोग देखें ध्यान से, जैसे H3PO2 है तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट फास्फोरस का निकालेंगे तो +1, बेसिसिटी क्या होगा 1, क्योंकि इससे एक ही H+ निकल सकता है क्योंकि उसके पास एक ही OH आयन है, ठीक है। तो ये सब सारा चीज आप लोग अभी जब हम लोग स्ट्रक्चर अभी बनाएंगे इसी के बाद, तो ये सारा चीज उसमें मिला सकते हैं कि उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है होगा, उनकी बेसिसिटी क्या होगा। बेसिसिटी का मतलब कितना H+ लॉस कर सकता है, और ये भी देख सकते हैं नंबर ऑफ कि उसमें कितने OH बॉन्ड आ रहे हैं, ठीक है। तो अब आगे हम लोग देखते हैं उनके स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एसिड्स।
स्टूडेंट्स यहाँ पर ढेर सारे स्ट्रक्चर्स हमने बना दिया है, और ये स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं ये जरा पहले हम लोग सीख लेते हैं, और फिर आप लोग ये बनाने की कोशिश करिएगा, फिर और हम स्ट्रक्चर आपको बताते हैं। तो देखिए ये स्ट्रक्चर बनाएंगे कैसे। तो यहाँ पर अगर हम किसी भी स्ट्रक्चर में अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर कितने डिफरेंट एटम्स दिखाई दे रहे हैं, 3 डिफरेंट एटम्स। ठीक है, तो 3 डिफरेंट एटम्स हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ABC 3 डिफरेंट एटम्स है ना, तो 3 डिफरेंट एटम्स अगर होंगे तो अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि इन तीनों में आपको ध्यान देना है क्या कि सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव वाला कौन सा एलिमेंट है। तो अब इसमें अगर देखें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव मान लेते हैं कि C है। ठीक, तो अब भाई 3 डिफरेंट हमने मान लिया, तो 3 डिफरेंट में C क्या हो गया आपका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। अब इसको अभी पल भर के लिए छोड़ दीजिए। अब हम लोग इन दोनों में देखेंगे कि किसके पास बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है। तो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कि B के पास ज्यादा है और A के पास कम है, तो जिसके पास ज्यादा रहेगा उसको आप बना लीजिएगा सेंट्रल एटम, और बाकी जो बचेंगे ये और मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, इन दोनों को बना लीजिएगा लिगैंड्स। क्लियर, और इसको बना लेंगे सेंट्रल एटम जो जिसके पास बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ज्यादा आया था। ठीक है, तो अब ये हो गया सेंट्रल एटम, ये दोनों हो गए लिगैंड्स। अब सभी को एक दूसरे के अनुसार बैलेंसी के अनुसार जोड़ दें, लेकिन ध्यान दें कि यहां पर ऑक्सो एसिड्स है, तो फास्फोरस का हो या जिस भी किसी का अगर हम ऑक्सो एसिड्स लिखें तो वहां पर उसके बैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतना उसकी बैलेंसी लेकर के चलेंगे, मतलब उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी उतना लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो अब फास्फोरस को अगर देखें तो फास्फोरस के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहां पर हम लोग 5 क्या लेकर के चलेंगे उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी, आने की फास्फोरस को के चारों तरफ 5 बॉन्ड हम लोग लगाएंगे। बाकी जो लिगैंड्स बनेंगे, मतलब लिगैंड्स में कौन होंगे, एक तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एटम और दूसरा आपका क्या होगा जिसके पास बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कम था। इन दोनों को उनके बैलेंसी के अनुसार ही सेंट्रल एटम से जोड़ देना है और वो बन जाएगा आपका स्ट्रक्चर। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे मान लीजिए H2SO4 है। ठीक है, H2SO4 का स्ट्रक्चर आपको बनाना है, तो इसमें अगर हम लोग देखें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है। तो आप इसको अभी छोड़ दीजिए ऑक्सीजन को, बचा सल्फर और हाइड्रोजन, तो किसके पास बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, सल्फर के पास। तो सल्फर को हम बना लेंगे क्या, सेंट्रल एटम, और ये बन जाएंगे लिगैंड्स। तो सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 होते हैं। तो 6, अब ये इससे 6 बॉन्ड लगाएंगे हम लोग। ठीक है, मतलब जितना उसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन रहेगा उतने ही उसके चारों तरफ हम लोग बॉन्ड लगाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि VSEPR थियरी को फॉलो करते हुए, मतलब सारे बॉन्ड्स को मैक्सिमम डिस्टेंस पर रखेंगे। ठीक है, तो अब मान लीजिए 6 बॉन्ड लगाना है, तो हम लोग यहां पर 2 लगा दिया और यहां पर भी 2 लगा दिया, और एक ऐसे लगा दिया, एक ऐसे लगा दिया। क्लियर, मतलब एक टेट्राहेड्रल टाइप का, एक यहां पर, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे। तो अब यहां पर हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन की बैलेंसी होती है कितना, 2, हाइड्रोजन का होता है 1, और सल्फर का तो जितना सेल में था आउटर मोस्ट सेल में उतना बॉन्ड हमने चारों तरफ लगा दिया। अब यहां पर देखिए ऑक्सीजन यहां पर 2 है, तो यहां पर 2 ऑक्सीजन को तो ऐसे ही लगा दीजिए। बाकी बचा अब कितना, अब बचा 2 ऑक्सीजन, इसमें से भाई 4 में से 2 तो लगा दिए, 2 बचा, तो 1 ऑक्सीजन यहां लगाइए, 1 ऑक्सीजन यहां। अभी ऑक्सीजन की बैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, तो अब यहां पर हाइड्रोजन लगा दीजिए, यहां पर भी हाइड्रोजन लगा दीजिए, बन गया इसका बॉन्ड। तो अब देखें कि ये इसका क्या हो गया, H2SO4 का स्ट्रक्चर हो गया। क्लियर,
तो ऐसे ही क्या करना है कि सारे स्ट्रक्चर को बनाना है। जैसे एक हम और ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, और एग्जाम्पल हम लोग इसमें ले लेते हैं किसका, H3PO4 का। ठीक है, तो H3PO4 का अगर हम लोग लें, जैसे आर्थोफास्फोरिक एसिड है, तो H3PO4 में किसको आप सेंट्रल एटम बनाएंगे भाई, ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गया, इसको कैंसिल कर दिया। इन दोनों में किसके पास बैलेंसड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो फास्फोरस के पास। तो यही बन गया क्या, सेंट्रल एटम बन गया। तो फास्फोरस के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 5 इलेक्ट्रॉन। तो अब 5 बॉन्ड इनसे VSEPR थियरी के अनुसार आप लगा दीजिए। आने के बॉन्ड को मैक्सिमम डिस्टेंस पर आप लोग रख दें, तो VSEPR थियरी के अनुसार होगा। तो अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो 5 बॉन्ड हो गया। अब यहां पर ऑक्सीजन जोड़ना शुरू करें भाई, एक ऑक्सीजन यहां हमने लगा दिया। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितना होती है, 2, हाइड्रोजन का 1। तो अब यहां पर एक तो यहां डबल बॉन्ड से लगा दिया, बाकी जो 3 ऑक्सीजन बचे यहां पर एक एक लगा दिया। अब 3 हाइड्रोजन बचे हैं तो सिंगल बॉन्ड यहां लगा दीजिए भाई, हाइड्रोजन की बैलेंसी 1 है तो हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड से जुड़ेगा। ऑक्सीजन की बैलेंसी 2 है तो देखिए इधर भी एक बॉन्ड इधर से सेटिस्फाइड हुआ, एक इधर से, तो 2 ऑक्सीजन के भी हो गए, 2 ऑक्सीजन। तो टोटल कितना हो गए आपके, तो ऑक्सीजन के टोटल आपके 2 हो गए। अब यहां पर अगर देखा जाए तो H3PO4 का स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया। तो अब उम्मीद करते हैं कि स्ट्रक्चर तो बनाने सब लोगों को आ गया होगा। अब स्ट्रक्चर तो ये आपने बना लिया। अब यहां पर अगर देखें कि इन सबका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो आप क्या करेंगे कि प्रैक्टिस करेंगे तो सब लोग बना लेंगे। अब देखिए यहां पर भी 5 बॉन्ड है। अब यहां पर देखिए कि ऑक्सीजन को लिगैंड बना लिया, लेकिन अब OH कम है इसलिए डायरेक्ट H को लगा दिया। ऐसे ही यहां पर जितना संभव था आपने ऑक्सीजन जोड़ा, हाइड्रोजन जोड़ दिया, फिर और बचा तो फिर आगे जोड़ दिया। लेकिन बीच में ही ऑक्सीजन क्यों है, अब इसकी बात हम लोग कर लेते हैं। जैसे यहां पर अगर हम चाहते तो स्ट्रक्चर आपका ऐसे भी बन सकता था, कैसे, ये OOH कर देते भाई, यहां पर इसको हटा देते, इसको ऐसे कर देते, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों हमने बीच में कर दिया, यहां पर क्यों नहीं किया, तो इसका रीजन ये है, जरा हम लोग समझें कि रीजन क्या है। या हम यूं कहें कि इसको बाहर क्यों नहीं, मतलब इन दोनों को बाहर कर दिया, इन दोनों को क्यों नहीं हम ऐसे कर दिए, ये भी तो स्ट्रक्चर बन सकता था। लेकिन ये भी गलत है। ये भी क्या है, यहां पर H कर देते भाई, जो बचा है यहां पर H कर देते, ठीक है। लेकिन ये भी गलत है, क्यों, अब जरा हम लोग समझे, जरा हम लोग यहां पर समझे कि यहीं पर हमने क्यों ऑक्सीजन जोड़ा, यहां पर ऑक्सीजन क्यों जोड़ा, यहां पर पेरोक्साइड क्यों नहीं लगाया। जैसे अब यहां पर लगा करके एक बार हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर यहां पर ऑक्सीजन लगाए होते यहां का हटा करके तो क्या होता। देखिए यहां ऑक्सीजन अगर लगाएंगे तो ये भी लोन पेयर एडजेसेंट पोजीशन पर है, रिपल्सन होगा, बॉन्ड टूट जाएगा। मतलब एक तो ये यहां डिलोकलाइज तो हो जाता, लेकिन फिर भी क्या होगा, यहां बचा होता, यहां पर ये लोन पेयर बचा रहेगा, तो रिपल्सन होगा और ये एनर्जी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। लेकिन अगर एक ऑक्सीजन हम यहां से काट के अगर हम यहां पर अगर लगा देते, ये ऑक्सीजन अब हम यहां लगा दें, तो देखिए क्या होगा, इससे फर्क क्या पड़ेगा। देखिए अब क्या होगा कि यहां पर अगर हम लगा देंगे तो अब इसका लोन पेयर देखिए इधर भी डिलोकलाइज होगा, या कुछ बचा तो इधर भी डिलोकलाइज हो जाएगा। मतलब दोनों तरफ इसके इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स कर जाएंगे और इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और बाकी तो टेट्राहेड्रल फैशन में ये दोनों तो एक दूसरे से जुड़े ही हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस पर है ही, साथ ही साथ इसके इलेक्ट्रॉन भी डिलोकलाइज हो जा रहे हैं, इसलिए ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा। तो इस बात को भी ध्यान देंगे स्ट्रक्चर में। तो ये होगा आपका स्ट्रक्चर। अब हम लोग आगे कुछ और स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। जैसे 6 हो गए, अब 7वां देखते हैं, मेटाफॉस्फोरिक एसिड।
तो स्टूडेंट्स हम लोग देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। तो इसमें हम लोग कई स्ट्रक्चर देख लिए, लेकिन कुछ स्ट्रक्चर और देख लीजिए। जैसे HPO3 का स्ट्रक्चर हम लोगों का ये ऐसे बनेगा, है ना, या इसी को हम लोग अगर हम पॉलीमर के फॉर्म में अगर लिखें, पॉलीमराइज करें, तो कुछ इस तरह से होगा, एक दूसरे से जुड़ता चला जाएगा। और यहां पर हम देखें उसी चीज को ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं साइक्लिक फॉर्म में, ठीक है। इसी को साइक्लिक फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, या हम यूं कहें कि ये स्ट्रक्चर है, कंपाउंड का फार्मूला है, अगर उसका स्ट्रक्चर बनाए तो ये होगा, ठीक है। तो यहाँ डिफरेंट फॉर्म में डिफरेंट स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर अगर 8वां देखें ट्राइफॉस्फोरिक एसिड का, तो ट्राइफॉस्फोरिक एसिड का ये होगा, एक दूसरे से जुड़ता ऐसे चला जाएगा। अब बात कर लेते हैं इनके स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी की बात करें। तो स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी हम लोग ऐसे देख रहे हैं कि सभी जो कंपाउंड हम कंपेरिजन करेंगे उन सभी का मान के चले कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो, सेंट्रल एटम का एक ही हो, सेम हो। तब ऑक्सीडेशन अगर स्टेट सेम होगा तो हमारा इस तरह से क्या होगा कि ग्रुप में अगर हम चलेंगे नीचे की तरफ तो डिक्रीज करेगा। फिर से समझे हम लोग कि अगर कंपाउंड्स के सभी सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो तो उनके स्टेबिलिटी और एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ऊपर से नीचे चलेंगे तो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर, ये डिक्रीज करेगा। जैसे ऊपर से है NPASSBBI, भाई अगर ग्रुप में अगर देखें तो NPASSBBI है ना, ये नाइट्रोजन फैमिली के ही तो एलिमेंट्स हैं, NPASSBBI। अगर हम इसी का कंपाउंड से ये बना दें, ऑक्साइड बना दें, ठीक है, इस फॉर्म में अगर ले लें और ये मान के चलें कि सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें क्या हो, सेम हो, जैसे यही सब है लिया गया है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है तो एसिडिक स्ट्रेंथ या स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे डिक्रीज करेगा। अब आगे देखते हैं स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सो एसिड्स, लेकिन अब उसके जो ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे जो वेरिएबल होंगे, चेंज आयुष वाले में चेंज नहीं हो रहा था तो ऊपर से नीचे डिक्रीज कर रहा था। क्लियर। लेकिन दूसरे केस में क्या है कि अब ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल है, तब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। तो अब देखें कि यहां पर हमने ले लिया HNO3 और HNO2, तो अब यहां तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो हमने यहां पर आपको यह बताने की कोशिश किया कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो उसका जो स्ट्रेंथ होगा और स्टेबिलिटी होगा वो बढ़ेगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी स्टेबिलिटी और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ये बात क्लियर हो गया होगा। और ये कुछ इन कंपाउंड के नाम किस तरह से लेंगे वो हमने यहाँ पर लिख दिया। तो ये रहा हम लोगों का स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। अब हम लोग स्टूडेंट्स देखेंगे प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, जिसमें फर्स्ट हम लोग लेते हैं डाई नाइट्रोजन। स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें डाई नाइट्रोजन के बारे में, तो डाई नाइट्रोजन कैसा होता है, कलरलेस होता है, ओडरलेस, टेस्टलेस, और ये नॉन टॉक्सिक गैस होता है। और इसके दो आइसोटोप्स होते हैं 7n14 और 7n15। तो 14 और 15 इसके दो स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं। इसकी जो सोलबिलिटी होती है वो लो होता है वाटर में, और लो इसके फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। और ये रूम टेम्परेचर पर इनर्ट होता है, और इनर्टनेस होने का रीजन होता है हाई बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ N ट्रिपल बॉन्ड N। इसके बॉन्ड का जो बॉन्ड एंथैल्पी है बहुत ज्यादा है, इसलिए ये कैसा होता है, स्टेबल होता है, मींस इनर्ट होता है, किसी से रिएक्ट का नहीं करता है।
यहां पर अगर हम लोग देखें, ये तो रिएक्ट नहीं करता है, यहां पर देखें तो रिएक्टिविटी ऑफ N2 इंक्रीजेज रैपिडली विथ राइज इन टेम्परेचर। लेकिन अगर हम लोग बात करें इनकी रिएक्टिविटी की, तो जैसे जैसे N2 गैस को हम हीट करेंगे या टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो क्या होगा, उसकी रिएक्टिविटी बढ़ता जाएगा। आगे देखें, ये नाइदर कंबस्टिबल एंड नॉट सपोर्ट कंबस्टन, न ये जलता न जलाने में सहायक होता है, और ये डायामैग्नेटिक नेचर का होता है। अब जरा इनके प्रिपरेशन की बात कर लें। Na तो स्टूडेंट्स हम लोग देख रहे हैं इसके प्रिपरेशन, N2 का प्रिपरेशन कैसे होगा। सबसे पहले तो हम लोग लैब मेथड देखें कि अमोनियम क्लोराइड में Na सोडियम नाइट्राइड से रिएक्शन करा दें और हीट कर दें तो आपका क्या बनेगा, अमोनियम नाइट्राइड बन जाएगा, और फर्दर इसको हीट करने पर N2 गैस बाहर हो जाएगा। यहाँ अमोनियम डाइक्रोमेट अगर ले लें और उसको हीट कर दें तो डायरेक्ट N2 गैस बाहर। फिर बेरियम एजाइड ले लें, BaN3 का होल ट्वाइस, तो इसको केवल हीट कर दीजिए, N2 गैस बाहर, बेरियम अलग। फिर अमोनिया और CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड अगर ले लें, हीट कर दें तो भी आपका नाइट्रोजन गैस बन जाता है। फिर ब्लीचिंग पाउडर और अमोनिया गैस अगर आपस में रिएक्ट करते हैं तो N2 गैस और कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। फिर यहां अगर हम लोग देखें तो ये है आपका यूरिया, ये है यूरिया। यूरिया का रिएक्शन अगर नाइट्रस एसिड से करा दें तो भी आपका क्या बनेगा, N2 गैस बाहर निकल जाएगा। यहां कॉपर और नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराएं तो भी आपका N2 गैस बन जाएगा। और सोडियम एजाइड को अगर केवल हीट कर दें तो भी नाइट्रोजन गैस निकलेगा। अब जरा इनके हम प्रॉपर्टी की बात करें तो देखा जाए प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज। तो डाई नाइट्रोजन मीन्स N2 का प्रॉपर्टी हम लोग अगर देखें तो लिथियम और N2 को अगर आपस में हीट कर दिया जाए तो लिथियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन होगा। मैग्नीशियम और N2 के साथ हीट कर दिया जाए तो मैग्नीशियम नाइट्राइड बन जाएगा। एल्युमिनियम के साथ कर दें तो एल्युमिनियम नाइट्राइड बन जाएगा। ऐसे कैल्शियम के साथ करें तो कैल्शियम नाइट्राइड। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि मेटल के साथ अगर N2 गैस रिएक्ट कर रहा है तो मेटल नाइट्राइड दे रहा है। आगे अगर हम N2 और H2 गैस आपस में अगर एक कंटेनर में लें और इस टेम्परेचर और इस एटीएम पर हीट करें तो आपका बनेगा आयरन और मोलिब्डेनम के प्रेजेंस में अमोनिया गैस। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हाबर प्रोसेस, ठीक है। तो यहां पर हाबर प्रोसेस में हो गया N2+3H2 मोलिब्डेनम और आयरन के प्रेजेंस में अगर ये इस टेम्परेचर प्रेशर पर हीट करें तो अमोनिया बनेगा। यहां पर आयरन कैटलिस्ट का काम कर और मोलिब्डेनम जो है कि आपका प्रमोटर की तरह से बिहेव कर रहा है। यहां पर अगर हम लोग देखें N2 और O2 को अगर इस टेम्परेचर पर हीट कर दें तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, लेकिन इस मेथड को बोलते हैं बर्कलैंड ऑफ आइड प्रोसेस। आगे है N2 और कैल्शियम कार्बाइड के साथ अगर 1000 डिग्री सेल्सियस पर हीट करें तो आपका नाइट्रोलियम बनता है। अगर यहां पर देखें तो ये है पूरा पार्ट कैल्शियम साइनामाइड और ये है कार्बन, इस पूरे कॉम्बिनेशन को नाइट्रोलियम कहते हैं। आगे देखें तो बोरान और N2 को रेड हॉट पर अगर हीट कर दें तो बोरान नाइट्राइड बन जाएगा। यही सिलिकॉन और नाइट्रोजन गैस को एक साथ अगर रिएक्ट किया जाए तो सिलिकॉन नाइट्राइड बनेगा। इस बात को ध्यान दें, ठीक है ना। कई बार हम एक चीज को बोल देते हैं ताकि आप अपने माइंड में बैठा सकें। फिर आगे हम लोग देखते हैं, ये तो हो गया प्रॉपर्टीज। अब आगे हम लोग इसका यूज जल्दी से देख लेते हैं।
तो स्टूडेंट्स इसका यूज अगर हम लोग देखें तो यूज होता है इट फॉर्म्स इनर्ट एटमॉस्फेयर इन मेटलर्जिकल प्रोसेस, जैसे आयरन इंडस्ट्री या स्टील इंडस्ट्री में हम लोग यूज करते हैं। इट रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, या हम अगर और बात करें तो इट इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल प्रोटीन्स, ये समझें इट इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल प्रोटीन्स। नेक्स्ट है कि इन मैन्युफैक्चर ऑफ NH3, HNO2, CaCN2 एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स। और लास्ट है इट इज यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेंट टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल मटेरियल्स, फूड आइटम्स एंड क्रायोसर्जरी। इस बात को ध्यान दें, ये सारे इसके यूज थे। अब आगे हम लोग अगला देखते हैं कंपाउंड अमोनिया। तो स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें अमोनिया के बारे में, अब अगला कंपाउंड हम लोग लिए हैं। तो ये NH3 कैसा होगा, कलरलेस होगा, पंजेंट और स्मेलिंग होगा। इसके फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट देखें तो आपका ये आएगा, फ्रीजिंग पॉइंट 198.4 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट है 239.7 केल्विन। हायर इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, और इसका खास रीजन होता है, यहां पर हम लोग समझें कि हायर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का रीजन क्या है। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन केस ऑफ वाटर इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है। इसका देखें तो सोलबिलिटी कैसा होता है, वाटर में हाईली सोलबल होता है, और ये लेविस बेस की तरह से बिहेव करता है। इट एक्ट्स एज ए लेविस बेस बिकॉज इट हैज ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज अवेलेबल फॉर डोनेशन। इसका मतलब यह है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अगर इसके संपर्क में आएगा, जैसे मान लीजिए प्रोटॉन आ गया, तो इसके पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर इसको तुरंत डोनेट कर देगा और बन जाएगा क्या, NH4+। इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तभी किसी को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यही तो बेसिसिटी है। तो यहाँ लेविस बेस की तरह से ये बिहेव कर रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आगे हम लोग देखें कि लोन पेयर ऑफ NH3 एक्सेप्टेड बाय वैकेंट d ऑर्बिटल ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। यहां पर जो NH3 का जो लोन पेयर है वो वैकेंट ऑर्बिटल के द्वारा क्या किया जा रहा है, एक्सेप्ट किया जा रहा है। लेकिन वैकेंट d ऑर्बिटल होता किसमें है, तो हम कह सकते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट में होता है, या f ऑर्बिटल ऑफ लैंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज, जैसे कॉपर है, ये सब इन सब में हो सकता है ना। ये सब अगर हम लोग देखें तो आपके वैकेंट ऑर्बिटल मिल जाएंगे। और यहां पर क्या होगा, NH3 फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विथ दीज मेटल्स। इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे ये सारे जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, जनरली ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं, और इन सभी के पास वैकेंट d ऑर्बिटल होता है। जनरली किसके पास, ये ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स होते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है, या हम जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो। तो वैकेंट ऑर्बिटल जिसके पास होता है वो क्या करते हैं, इसके लोन पेयर को एक्सेप्ट करके कॉम्प्लेक्स बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जैसे हम लोग ले लें NiNH3 का होल 6 और ये हो जाएगा 3+, ठीक है। तो यहां पर क्या किया, NH3 ने अपना लोन पेयर निकल के वैकेंट d ऑर्बिटल में लोन पेयर डोनेट कर दिया, यानी उनकी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया और एक तरह से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट्स इसमें देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग देखें एक छोटा सा ये, जबकि आप लोग ये केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे कि ले चाइटियर प्रिंसिपल के अनुसार अगर किसी गैस का अगर प्रोडक्शन करना हो तो टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन का क्या कंडीशन होना चाहिए, है ना। तो यहां पर थोड़ा सा देखें कि N2 और 3H2 अगर आपस में हम लोग अगर लेते हैं और अमोनिया का प्रोडक्शन करते हैं, तो यहां पर अगर देखा जाए तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। तो ली चाइटियर प्रिंसिपल के अनुसार क्या होना चाहिए, हाई प्रेशर लो
तो स्टूडेंट एक बार फिर से हम लोग सुन लें कि ली चाइटियर प्रिंसिपल के अनुसार हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर और हाई कंसंट्रेशन होना चाहिए। ये तो प्रिंसिपल बताएगा जो केमिकल इक्विलिब्रियम में आप पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ खास बात यह है कि जो कैटलिस्ट है आयरन ऑक्साइड या आयरन हम लोग यूज करते हैं, साथ ही उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ K2O और Al2O3 मिला देते हैं और प्रमोटर का काम करता है मोलिब्डेनम। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज इस वीडियो के लिए इतना ही। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे और अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ NH3, फिर उसका प्रॉपर्टीज, फिर यूज देखेंगे, है ना। तो इतना ही इस वीडियो के लिए। लेकिन आप लोगों से ये जरूर हम लोग चाहेंगे कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।